पिछले लेक्चर में देखा क्या, बताओ ये तो तुम बताओगे। बताओ SF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? SF4 का स्ट्रक्चर निकालना है, बताओ। अब राशनकर निकालते थे, किसकी निकालेंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम कितने सराउंडिंग? 4। कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, कितना आ गया? 5। 5 मतलब sp3d बताया था। sp3d होता है तो कोई आइडियल शेप कैसा होना चाहिए? ऐसा, है ना? पर क्या उतने एटम है? नहीं। सल्फर है और 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? पहले एक्सियल पे, आया ना? और यहाँ पे 2 होगा कि नहीं, बताओ। 4 हो गया, फ्लोरीन खत्म। बताओ यहाँ लोन पेयर आएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई 4, अब बचा ये, तो यहाँ पे मिटा के हमने क्या लगा दिया? लोन पेयर। अब ये शेप कैसा हो गया मेरे टेबल के हिसाब से? सीसॉ। वैसे 4 का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सीसॉ। समझ में आया? एक और ले लेते हैं XeF2। XeF2 में देखते हैं Xe क्या हाइब्रिडेशन निकालो। Xe में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग 2, -0 + 0 कितना आया? 10/2 5 मतलब sp3d आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। sp3d आइडियली कैसा होना चाहिए? टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। पर क्या उतने एटम है? नहीं। Xe बीच में लगाया भी आपने, तो यहाँ फ्लोरीन डालेंगे कि नहीं? 2 फ्लोरीन आ गए। यहाँ पे क्या डालेंगे अब? लोन पे डाल देंगे, और लोन पे डालते क्या हो जाएगा? इसका शेप बोलो हमारे टेबल से। टी शेप होगा, लीनियर होगा? लीनियर दिख रहा है ना? लीनियर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो ये इस तरह से बनाओगे आप, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट IF7 है ना, मिटा दें। अरे डस्टर भी नहीं है हमारे पास, है तो ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? XeO3 करेंगे। XeO3 में बताओ Xe की हाइब्रिडेशन sp3 आ रही होगी, करके देखा होगा आपने। अरे कैसे आ रही होगी? बताया था ना। तो sp3 मतलब आइडियली कैसा होना चाहिए? जल्दी बताओ। टेट्राहेड्रल। क्या उतने एटम है? नहीं। एक Xe है और 3 ऑक्सीजन है ना? तो ये खाली जगह होगी, तो इसको मिटा के क्या लगा देंगे आप? लोन पेयर। तो XeO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि नहीं? ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बनाते हो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड से दिखाओगे आप। और यहाँ क्या दिखा दोगे? लोन पेयर। ये कैसा शेप होता है मेरे टेबल के हिसाब से? पिरामिडल, है ना? क्लियर? XeOF2 इसका शेप हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3d आएगी, है ना? तो sp3d आइडियली ऐसा होना चाहिए, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। यहाँ Xe बीच में डाला आपने, फ्लोरीन किधर डालोगे? एक्सियल पे पहले, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्युपाइज एक्सियल पोजीशन। फिर कितने ऑक्सीजन बच गए? एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड के साथ डालोगे, तो यहाँ पे अब 2 बॉन्ड खाली हो गए कि नहीं? तो यहाँ लोन पे डाल दोगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना? तो एक ऐसा शेप हो गया, टी शेप। समझ में आ गया? XeO2 का शेप क्या हो गया? टी शेप। अब नेक्स्ट एक लास्ट और कर देते हैं, I3-। इसमें पूछा गया है जेई में नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3-। देखो कैसे निकालेंगे। I3- में 3 आयोडीन है ना, जब इनका स्ट्रक्चर बनाओगे आप, देखो सेंट्रल एटम, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लीनियर। कैसे? 1 2 और यहाँ पे क्या? 3, है ना? ये तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएगा। और ऊपर नेट चार्ज कितना है बताओ? I3- में माइनस है, तो I3- का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। बट इन आयोडीन पे भी तो लोन पेयर होते हैं ना अपने खुद के, तो टोटल लोन पेयर कितने आ गए? 9। 3 + 3 + 3 है ना, तो 9 लोन पेयर है ना पर मॉलिक्यूल, तो 9 लोन पेयर इज द करेक्ट आंसर। ये ठीक है, नोट कर लो आप।
क्लियर हो गया कि वैलेंस बॉन्ड ये वेस्पर थ्योरी से कैसे शेप्स प्रेडिक्ट करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, सो मिटा रहे हैं, एक मिनट जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या? नहीं, देखो अब ये हो गया अपना। अच्छा फजान लो चुका है अपना, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी भी अपनी हो गई खत्म, है ना? वेस्पर थ्योरी भी खत्म हो गई। अब इस पे क्वेश्चन वगैरह करोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हम लोग एंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे, ठीक है? अब शॉर्ट में देख लो, रेजोनेंस। रेजोनेंस किसे कहते हैं, है ना? इट इज द डीलोकलाइजेशन, आपके सिलेबस में जो है अभी केमिकल बॉन्डिंग में, इट विल बी कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज मतलब करना, मतलब क्या हुआ? मूव करना, अपनी जगह से मूव करना, ठीक है? इट्स कॉल्ड डीलोकलाइज, अपने लोकल एरिया को छोड़ के बाहर जाना। समझ में आया कि कौन बाहर जा रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डबल बॉन्ड अगर है तो ये सिग्मा ये पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगे तो हम बोलेंगे रेजोनेंस हो रही है ना? ठीक है, तो यही है रेजोनेंस शॉर्ट में, बट इसको इतना आसानी से नहीं खत्म कर सकते। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या था, सुनो इधर। मान लो बेंजीन का स्ट्रक्चर ले ले, ठीक है? ये बेंजीन है, तो साइंटिस्ट जब इसकी बॉन्ड लेंथ ले रहे थे, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, मान लो उनकी वैल्यू है यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना? और वो एक्सपेक्ट 1 देखो होता क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सी जनरली 1.54 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन डबल बॉन्ड सी कितना है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना? और इनके बीच में आता है कार्बन और पार्शियल डबल बॉन्ड सी, है ना? जिसका बॉन्ड लेंथ कितना मान लो अभी 1.39 एंगस्ट्रॉम, है ना? डबल सिंगल, पार्शियल डबल और प्योर डबल, है कि नहीं? सो क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल, ठीक है? तो ये समझ में आया क्या? तो जब यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेक्ट किया, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए कार्बन कार्बन की? 1.54, है ना? अरे ये वाला सिंगल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड की कितनी आनी चाहिए? 1.39, फिर 1.54, 1.39 सॉरी 34 सॉरी 1.34, है कि नहीं? अरे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड 1.34, इसकी कितनी आनी चाहिए? 1.54, इसकी कितनी आनी चाहिए? 1.34, है ना? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं साइंटिस्ट? बट ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड जो हमने किया वो नहीं हुआ। असली में क्या आया? सबकी बॉन्ड लेंथ जो आई वो 1.39 आ गई आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? 1.39 मतलब ऐसा दिखेगा कि नहीं? यानी कि यहाँ पे सब जगह क्या हो गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका ऐसे बॉन्ड लेंथ है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? ऐसा हो गया, मतलब 1.39, यानी कि ऐसा नहीं दिख रहा इलेक्ट्रॉन हर जगह डीलोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन हर जगह क्या है? डीलोकलाइज्ड, मतलब शिफ्टेड है, मूव। और ये ऐसे ऐसे तेजी तेजी, पंखा नहीं घूमता जैसे, वैसे घूम रहा है। जैसे आपने फोटो ली इसकी, या तो ऐसा दिखेगा या वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देखो ये दो स्ट्रक्चर्स है ना, या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल चुकी होगी, है कि नहीं? तो असली में, लेकिन असली में कौन सा, इन तीनों में असली में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पंखा घूमता है तो ये ऐसे ही दिखता है ना, ये रियल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? और ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों क्या है? हाइपोथेटिकल, रियल नहीं है। इनको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है? क्लियर? सो हमने क्या बोला अभी तक, बताओ? एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ये वाला, यहाँ पे भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 1.34, 1.54, हाँ या ना, एंड सो ऑन। बट आया क्या? ये, यानी कि इससे क्या प्रूव हुआ? सोचो, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, और इसी तरह ये भी फिर इधर ऐसे मूव करते जा रहे हैं कि नहीं? इतनी तेजी से कर रहे हैं कि ऐसा इफेक्ट दे रहे हैं, हाँ या ना, ब्लरी इफेक्ट। क्लियर हो गया? फिर आगे इसी फिनोमेना को क्या बोला गया? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब रेजोनेंस। क्लियर? एंड व्हाई दिस फिनोमेना केम? टू एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ्स, टू एक्सप्लेन
भाई बॉन्ड लेंथ नहीं समझा पा रहे और भी चीजों में आइसोब्यूटीन ब्यूटाइलिन और भी कई जगहों पे बॉन्ड लेंथ की दिक्कत आ रही थी डाइन में, ठीक है, ब्यूटाडाइन में बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो टू एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ ये कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, नोट करो। सर ये बताओ ना, CF इक्वल टू RS मतलब RS क्या है वो? RS मतलब CF मतलब फुल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल मतलब जो एक्सपेक्टेड था। हाँ मतलब या तो ऐसा होगा भाई, जब रिएक्शन लिखते हो या तो ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो, ऐसे नहीं लिखते हो, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर उठाते हो, ये क्या है हाइपोथेटिकल, बट असली में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना, इन दोनों की बेस्ट प्रॉपर्टीज को मिला के आता है, ठीक है ना, इनका इन दोनों का बेस्ट प्रॉपर्टीज में होता है और ये मोस्ट स्टेबल होता है, क्या होता है, मोस्ट स्टेबल देन दिस बिकॉज़ ऑफ कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS मतलब रेजोनेटिंग, इनके दोनों नाम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, और RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि इट इज द ट्रू स्ट्रक्चर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रू स्ट्रक्चर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइपोथेटिकल। बेंजीन बना है ना, ये कंपाउंड बेंजीन है, फोटो खींचोगे जब बेंजीन इसकी तो आपको ऐसा या ऐसा दिखेगा, यानी कि इसका असली स्ट्रक्चर तो ऐसा था, फोटो खींचने में ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है। इस फिनोमेना को क्या बोला गया, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सर RS क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड, ठीक है। ये हम ऑर्गेनिक में डिटेल में करेंगे, ऑर्गेनिक में इसको बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलेगी, ऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, जिसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते, दिक्कत आएगी। अब देखो मूवमेंट, ये डीलोकलाइजिंग पावर, सुनो मेरी बात, क्या बोला, डीलोकलाइजिंग पावर किसकी ज्यादा बताओ, नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेवर मूव्स, पॉजिटिव क्या मूव करता है, कुछ पॉजिटिव क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो पॉजिटिव नेवर मूव्स। सो सबसे ज्यादा पहले कौन मूव करेगा, डबल और नेगेटिव में, अबे नेगेटिव ना कैसे करेंगे, बातें कर रहे हो, मान लो ऐसा है, देखो इधर लिखना बंद करो, मान लो ऐसा आ गया, कौन पहले मूव करेगा, माइनस चार्ज मूव करेगा, डबल बॉन्ड माइनस, तो माइनस इधर आएगा जब बॉन्ड बनाने, तो ये इधर जाएगा शिफ्ट होने, तो ऐसा दिखेगा ए डबल बॉन्ड बी और सी पे क्या आ गया माइनस, अरे ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के किस पे चले गए, सी पे, तो सी पे माइनस आया, और ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ रहा है, तो मतलब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड बना, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया कि नहीं यहाँ पे, तो इस ये दोनों आपस में क्या कहलाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे कि नहीं। अब इनका हाइब्रिड सुनो कैसा बनेगा, हाइब्रिड सुनो, अगर हाइब्रिड बनाओगे तो ए बी सी को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, किससे, सिंगल बॉन्ड से। अब जहां जहां मूवमेंट हुई है वहां डॉट लगा दो, है ना, लगा दिया, लगा लिया ना। अब नेगेटिव कहां पे था, यहां पे और यहां पे, तो ये क्या परमानेंट नेगेटिव है, थोड़ी समय के लिए है ना, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना, तो थोड़े समय, तो हम बोलेंगे यहाँ थोड़ी समय के लिए डेल्टा नेगेटिव, और इधर भी डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, ये बन गया क्या, बोलो, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये दोनों क्या है, रेजोनेंस नोट कर, फील आ गया क्या, वेरी गुड, करो करो। हो जाएगा, ऑन हो रहा है, सब दिख रहा है, डिस्प्ले पे काम कर रहा है, लेकिन ये जो है
देखो बताओ A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, बताओ यहाँ पहले कौन मूव करेगा, डबल या कौन सा डबल मूव करेगा? कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड मान लो यहाँ B होता और यहाँ A होता, तब तो कोई भी कर सकता है ना। ये इधर आ जाएगा और ये किधर चला जाएगा, इधर, है ना? या इधर से आप मूव पहले करा सकते थे, मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? समझ गए? ये इधर से भी तो मूव करा सकते थे ना पहले, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कहीं से भी कराओ। नहीं समझा? नहीं समझा। देखो ना, मैं देख रहा हूं उधर ए बी बी ए है तो इधर से इधर पहले मूव कराओ या इधर से इधर पहले मूव, एक ही बात है ना, क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्ड है, आइडेंटिकल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, एक मिनट, अब फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखो जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो, बताओ अब किधर मूव करा है? मान लो ऐसा आ जाता, कोई बात ना कर भाई, ये देख, बताओ अब इस मॉलिक्यूल में किधर बॉन्ड मूव करेगा, इधर मूव करेगा इधर, मतलब तो अब यहाँ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो यहाँ फर्क पड़ेगा कि नहीं? मतलब दोनों आइडेंटिकल नहीं दिख रहे ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ये इधर खींचेगा तो इधर ही मूव करेगा, समझ रहे हो? और कोई डायरेक्शन, ये हमेशा इधर ही करेगा, ये इधर नहीं कर सकता, इधर फर्क पड़ेगा। हाँ इधर फर्क पड़ेगा डायरेक्शन से, उधर कोई भी डायरेक्शन मूव करा दो। जैसे ये आता, सुनो इधर मेरी बात, ऐसा आता, बताओ इधर डायरेक्शन कोई भी मूव करा देंगे नहीं, है ना? कोई भी करा दो, इधर करा दो, चाहे इधर से करा दो, कैसे भी करा दो, रेजोनेंस, ठीक है? बाई डायरेक्शनल, यानी कि रेजोनेंस फिनोमेना इज बाई डायरेक्शनल, बट समटाइम्स इट बिहेव्स एज यूनिडायरेक्शनल, and when it behaves as unidirectional it is called mesomeric effect, it is called, ठीक है? रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, बट when it starts behaving in one direction it is called mesomeric effect। चेक कर रहे थे कि कैसे आ रहा था, नहीं अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने बोला अब छोड़ो, ठीक है? करें आगे? एक सेकंड क्यों चाहिए तुमको? हमेशा कुछ ना कुछ टाइम मांगते रहते हो, किस चीज के लिए? तो देखो तुम पढ़ के जाओगे, ये क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन बता देते हैं तुम्हारे इसमें एग्जाम में, बोलेंगे ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, यही आता है हर बार, तो ये फिर बता दे रहे हैं, आप सुन लो। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में बोल सकते हैं, सीएफ भी लिख सकते हैं इसको, फॉर कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 2 आयन। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये कार्बोनेट आयन का एक पहला स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, कुछ तो पता होना चाहिए ना। देखिए पता है कि नहीं? ठीक है, अब सुनो क्या होगा, अब सुनो रेजोनेंस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इधर डबल बॉन्ड है, कौन सा पहले मूव करेगा? नेगेटिव, मैंने बताया नेगेटिव मूव, तो ये जब इधर आएगा तो ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, पर ये डिस्टर्ब होगा। अब सुनो पहला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे नेगेटिव आया कि नहीं हमने यहाँ, और यहाँ नया पाई बॉन्ड आ गया कि नहीं? और ये तो ऐसे ही था, इसको ऐसे कॉपी कर दो, ठीक है? अब क्या होगा, इन दोनों का काम हो गया कि नहीं खत्म? अब इन दोनों का काम, इसका और इसका भी तो काम कराना है ना भाई, ठीक है? तो अब ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड में कौन मूव करेगा? पहले नेगेटिव, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा कि नहीं? अब कैसा दिखेगा जल्दी बताओ? ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही कॉपी कर दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं नया, और यहाँ पे नया नेगेटिव। सो ये देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, 3, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ये एग्जाम में बनाने को बोलते हैं। और बॉन्ड सॉरी, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड के लिए क्या करते हैं बोलो? पहले सब सिंगल बॉन्ड से बना देते हैं कि नहीं? और अब सुनो, अभी लिखना बंद करो, अरे यार इसको बोलो, हाइब्रिड के लिए बाद में नहीं समझ में आएगा। हाइब्रिड के लिए क्या करें बताओ? हाँ, सिंगल बॉन्ड से करके और फिर डॉटेड लगा दो इधर डॉट्स, जहां जहां मूव किया, और यहाँ पे कहाँ का नेगेटिव आया है? यहाँ 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 तीनों पे नेगेटिव आया हुआ है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव हो गया ना हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। हाँ
समझे तुम? दिवाली की लाइट्स नहीं है, हाइब्रिड है वो। हाँ अच्छा लगा कि वो ठीक है। तो आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो रेजोनेंस इतना ही है, बाकी रेजोनेंस हम एडवांस का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तब आपको रेजोनेंस डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है? हाँ अरे हाँ मतलब हाँ। अब सुनो, आप पढ़ के जाओगे या बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन, ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 कैसे करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड प्लस 1। कितने पाई बॉन्ड है? एक कोई स्ट्रक्चर पकड़ लो, कोई भी एक स्ट्रक्चर पकड़ लो, है ना? आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट का। कोई भी इन तीनों में स्ट्रक्चर कौन सा ले ले? ये ले ले पहला। इसमें कितने पाई बॉन्ड है ये बताओ? एक। और सिग्मा कितने हैं? 3। तो 1/3 इस फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो 1/3 + 1 कितना आ गया? 4/3 आ गया। इसको कितना होता है? 1.3 समथिंग, है ना? तो देख लेना वो। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया आपने, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सर तो वैसे आप सेकंड से भी कर, अच्छा किसी से भी करो सेम आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ लो उससे वही आएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 1। एक और फॉर्मूला भी बोलते हैं कि कोई एक, तीनों को पकड़ लो, तीनों स्ट्रक्चर देख लो और कोई एक बॉन्ड लॉक कर दो। कोई एक बॉन्ड लॉक कर दो। लॉक किया इस बॉन्ड को, मान लो मैंने इस बॉन्ड को लॉक किया, है ना? तो कितने पाई बॉन्ड है इसको लॉक करने पे? एक आया ना इधर। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने? 3। तो वो भी एक फॉर्मूला होता है प्लस 1। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे करो कि इसको लॉक किया तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ? अरे मतलब अब छोड़ो वो, इतने चक्कर मत पड़ो, तुम्हें ये समझ में आने की ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना, तुम्हें कंफ्यूज नहीं, बस इतना। ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इज आस्क्ड इन पेपर्स। ये मिटाने आ रहे हैं। तो रेजोनेंस भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। तो वेस्पर थ्योरी जो है वो अच्छी थी, पर उसने कुछ चीजें एक्सप्लेन करी और कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई होगी, है कि नहीं? तभी तो फेल होती है थ्योरी। कुछ शेप्स जो है वो प्रिडिक्ट सही से नहीं कर पा रही होगी, इसलिए भी वेस्पर थ्योरी फेल हुई, जबकि अच्छी थ्योरी थी। डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर उसने देना चालू किया। सुनो इधर, हमने आप कहां देख रहे हो? इधर देखो, ये लोन पेयर की डायरेक्शन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की भी डायरेक्शन होती है क्या? नहीं ना। बट वेस्पर थ्योरी बोलती थी इनकी भी डायरेक्शन होगी, हाँ या ना? तो वो चीज है। ठीक है? तो इसलिए ये थ्योरी ऑब्सोल्यूट हुई। अब कौन सी थ्योरी आई नेक्स्ट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना? कौन सी आई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। देखो अभी तक हमने जो कौन से बॉन्ड्स की हम थ्योरीज देखे, कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी थ्योरीज आई? पहले आई VBT, फिर क्या देखे हमने? वेस्पर, और हम देखने आ रहे हैं MOT। और इससे पहले हमने देखी थी वो अपनी, क्या नाम है उसका भाई का, ऑक्टेट किसने दिया? लुईस लैंगमुइर थ्योरी, है ना? तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? कोवेलेंट। तो अब हम लास्ट थ्योरी करने आ रहे हैं इस चैप्टर की, MOT, जो कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है। ठीक है? तो नोट करो। हमारे सिलेबस में जनरली होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए आता है। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप, जैसे O2 H2 है ना? मतलब इधर O है तो इधर भी होगा, है कि नहीं? इधर H है तो इधर भी क्या होगा? H। सेम टाइप के आइटम्स होते हैं, तो हमारे सिलेबस में ज्यादा है। बट हेटेरोन्यूक्लियर के लिए भी ये लगाते हैं। तो दोनों टाइप के स्पीशीज के लिए हम लगा सकते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इस थ्योरी के हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो हमें पता है क्या होते हैं, बताओ? एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं?
और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं इस तरह से टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहता था। अब ये कह रहा है कि नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? आप समझ रहे हो? क्लियर हुआ? पहले तो ये समझ में आया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये का पहले समझना चाहिए। अब सुनो, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें से भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसका वेव फंक्शन साई से दिया गया, इसका वेव फंक्शन साई स्टार से दिया गया। तो अब सुनो इधर, एटॉमिक ऑर्बिटल दो ले लेते हैं, इसका वेव फंक्शन साई 1 ले ले, इसका वेव फंक्शन क्या ले ले, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए ना, उसी का तो वेव फंक्शन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है ना, सो साई 1 साई 2। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो साई होता है उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो साई 1 प्लस साई 2 बोलते हैं, इसका डिस्ट्रक्टिव होता है, इसको बोलते हैं साई 1 माइनस साई 2। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ओवरलैप जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, क्या है ना? जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, सुनो इधर, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करे तो इनसे ओवरलैप करने से क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, जिसकी वेव फंक्शन क्या थी, साई। और ये क्या लोअर एनर्जी पे है कि नहीं, इन दोनों से लोअर एनर्जी पे, तो ये स्टेबल होगा ज्यादा, और इन दोनों के ओवरलैप से हायर एनर्जी वाला भी बना होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये अनस्टेबल है क्योंकि हायर एनर्जी पे है कि नहीं, इन दोनों से। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? इसकी वेव फंक्शन साई है, इसकी क्या है, साई स्टार, जहां साई स्टार क्या होती है, साई 1 माइनस साई 2, जो कि इन दोनों के वेव फंक्शंस हैं, और यहां क्या होगा, साई 1 प्लस साई 2। क्लियर? समझ में आया? बुक में बहुत अच्छे से थ्योरी वोरी दी हुई है, वो पढ़ लेना, मैं तुम्हें शॉर्ट में एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, थ्योरी आप बुक से ही करोगे, जो रटने पोस्टुलेट्स क्या है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ढेर सारे पोस्टुलेट है, वो लिखेंगे तो सब बर्बाद है, आप कर लेना। क्लियर हुआ ये बात? बताओ यहाँ पे ठीक है। सो जनरली स्टेबल कौन होता है, बीएमओ इज स्टेबल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है स्टेबल, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल होता है। ये लो एनर्जी का होता है ना, बॉन्डिंग क्या होता है, स्टेबल मतलब लो एनर्जी, और इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई। और यही तो मैंने बनाया यहाँ पे, ये लो एनर्जी है, ये क्या है, हाई एनर्जी है। क्लियर हो रहा है ना? अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो गए, क्योंकि जेई में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं इससे हर साल, इसलिए। ठीक है, हर साल मतलब जेई में क्वेश्चन आना है, कई बार इस पे तुम देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इस थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला, ये तो रेजोनेंस के हिसाब से था, है कि नहीं? और इस थ्योरी के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर का हम फार्मूला लगाएंगे वो है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर क्वेश्चन जैसा है बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर, नहीं वो दे देंगे मॉलिक्यूल, तुमको खुद पता करना है। ऑब्वियसली जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा उसमें तुम यही लगाओगे, है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर BMO माइनस एंड, मतलब NBMO क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और NABMO मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तुम्हें आ रहा है क्या समझ में? समझ लो, कह नहीं तो काम से। अब ये थ्योरी क्या कहती है, सुनो इधर, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, क्या बोला, जब आपने फॉर्मूला लगाया बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, जीरो, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट।
मतलब जो भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो नहीं है देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, नॉट जीरो मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ठीक है। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर इज नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिलेबस में खुद देखोगे जितने भी सवाल है सब इस तरह से हम बनाएंगे। अब क्लियर हुआ, यहाँ तक नोट करो जल्दी। आज खत्म हो जाएगी हमारे पास एटलीस्ट 50%, नेक्स्ट क्लास में और डील मतलब नेक्स्ट क्लास चैप्टर खत्म। Sir, I did like to join for guitar as my college online for month. बता रहा आपको सोच रहा हूँ बंद कर ठीक है, क्लियर करेक्ट। तो मुझे तो सिखाना ही है, तो आप देख लो, अगर चाहिए तो बता देना। हाँ, अगर सब लोग आओगे तो बोलिए ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अब सुनो, आपको समझ में आया ना शॉर्ट में क्या है? इससे हम चार चीजें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, या तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपको पता चलेगा क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना, whether molecule exist or not, ऐसा आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकलवाएंगे और उससे पता करोगे आप क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। क्या निकालो? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक ऑर्बिटल वाली नहीं, बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है। वो अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना। और नेक्स्ट बोलेंगे आपको, इनफैक्ट एक और चीज बोलेंगे आपको, बोलेंगे बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है ना। डायामैग्नेटिक होता है मतलब उसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, है ना, बॉन्ड, है ना। किसी भी ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल है? दो है, बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग। अगर सब में पेयर्ड होगा तो क्या बोलेंगे? वो डायामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक का बोलेंगे इवन इफ वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ बोल देंगे क्या? पैरामैग्नेटिक है। और लास्ट आपसे निकलवाएंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाएंगे, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। फिजिक्स में ये बोर मैग्नेटॉन टर्म होती है, यूनिट होती है म्यू की, ठीक है। तो ये फार्मूले से आप क्या करोगे? निकाल दोगे जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नंबर ऑफ, बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और पैरामैग्नेटिक बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। तो पैरामैग्नेटिक म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो इफेक्ट हो जाएगी। कौन? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब ये देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, इस थ्योरी का एप्लीकेशन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना। आपको बताना है इसके बारे में, एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब बताना है, ठीक है ना। क्यों भाई? तो अब एप्लीकेशन आ रहा है, ध्यान से देखो, सब छोड़ो। H2 मॉलिक्यूल,
अब H2 मॉलिक्यूल किससे बना है, किस एटम से बना है, एक H और एक H है कि नहीं, दो H से बना है ना, और 1s1 होता है इसका, इसका भी क्या होता है 1s1। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एटॉमिक है ना, एटॉमिक है क्योंकि 1s1 है और ये दोनों तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अब इनसे क्या बना, एक हाइड्रोजन यानी कि यहाँ लिखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, इसका डिब्बा यहाँ लिखेंगे 1s1 1s1 यहाँ पे भी लिखेंगे, है ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक, इसमें भी कितने डाल दो, एक। ये क्या है, एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक है, यही तो लिखा है मैंने, इधर लिखा है इधर लिखा। अब सुनो, अब इनसे क्या बनेंगे, दो और, है ना। जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनके कारण दो की एग्जिस्टेंस आएगी, एक आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम क्या देंगे, सिग्मा 1s क्या देंगे, और एंटी बॉन्डिंग एक आएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार लगा देंगे, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा क्या लगाएंगे, स्टार। समझ में आया। और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहे हैं इसलिए सिग्मा, समझ में आ रही बात। अब बताओ ये हो गया क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी वाला। अब सुनो, अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक इधर और एक इधर। तो हम भरेंगे, पहले कैसे भरेंगे, हंस रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होगा। पहले किसको भरेंगे, इसको नीचे लोअर एनर्जी लेवल पे भरेंगे ना, तो एक इधर से आया और एक इधर से आया, हो गया। अब खत्म हो गया, डालने के लिए इधर कुछ है क्या, नहीं, तो यही हो गया आपका आंसर। अब सुनो, क्या बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ये हो गया सिग्मा 1s2 और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कहां है ना। बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। अरे आप समझ रहे हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग फार्मूला लिखा था ना मैंने, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या एग्जिस्ट करेगा ये, हाँ क्योंकि 0 तो नहीं आया ना। और बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, क्लियर। देयरफॉर H2 एग्जिस्ट। अब सुनो, पहला काम हो गया, ये दोनों काम हो गए कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा बताओ, सिग्मा 1s2 पहले लिखेंगे कि नहीं, लेस देन, इसकी एनर्जी किससे कम है, सिग्मा स्टार 1s0, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही ऊपर। इनफैक्ट नहीं भी लिखा ये चलेगा, सिर्फ इसका अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हो क्योंकि उसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन ना, तो आप बस इतना लिख के भी छोड़ दोगे चलेगा। क्लियर हुआ क्या। अब सुनो, ये भी हो गया। अब बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्या इसमें पेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है, इसमें मत देख लेना, इधर मत देख लेना, एटॉमिक ऑर्बिटल को भूल जाओ, ये साइड क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनको नहीं देखना होता, हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, क्या ये पेयर्ड है कि नहीं, तो डायमैग्नेटिक हो गया कि नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डायमैग्नेटिक हो गया। अब म्यू क्या होगा, म्यू 0 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक मतलब n0 है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू भी क्या हो जाएगा 0, तो बस आ गया। तो आपको ये भी बता दिया, तो चारों चीजें हमने, पांचों चीजें कर ली। क्लियर हुआ H2 मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकाला, देख लो एक बार अच्छे से। हमें सिर्फ इन वाले इस एरिया से मतलब है, पूरे इसमें इस एरिया से, हमें इससे कोई मतलब नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बार उसका बस भर दिया इलेक्ट्रॉन तो फिर भूल जाए एटॉमिक ऑर्बिटल को, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे ध्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। करो वही, ठीक है, ये हो गया नोट। नहीं ठीक है, एक सेकंड नहीं क्या तो फिर क्या, इसका एक सेकंड फिक्स कर देगा, वो नहीं लिखा, जल्दी फोटो निकालो ना, हमेशा एक सेकंड रखते हैं, सर क्यों निकाल रहा है, एक ही सेकंड चाहिए इसका, अरे सर क्यों निकाल रहा है, हो गया, अबे निकाल पाए। अच्छा चुप, इधर अब ये देखो नेक्स्ट, मान लो अब तुम्हें बोला जाए H2 प्लस, किसका, H2 प्लस का तुम बॉन्ड सब वही सब निकालना है, एग्जिस्ट करते हैं ना, तो H2 प्लस को कैसे ब्रेक कर सकते हो, H एंड H प्लस, हाँ या ना,
और H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, इसका क्या होता है 1s0, देख लो एक बार, नहीं तो क्या काम से, ठीक है ना? 1s1 और इसका क्या होता है 1s0, तो इस तरफ तो 1s1 बनाओगे, इधर क्या बनाओगे 1s0, है ना? समझ रहे हो? तो यहाँ 1s1 बनाया तुमने, पहले इसका काम हो गया कि नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल का? अब इनको भूल जाओ एटॉमिक, अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल से? एक, क्योंकि एक ही है इधर, बस इधर बढ़ गया, हो गया खत्म। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो सीधा, बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालो, हाफ 1 माइनस 0, अरे 1 माइनस 0 कितना है 0.5, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, 0.5 है तो क्या हुआ, एग्जिस्ट तो कर रहा है। हाँ, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला सिग्मा 1s1 खत्म है कि नहीं? और क्या निकालना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। और n की वैल्यू क्या होगी पैरामैग्नेटिक में, यहाँ पे n1 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो म्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, रूट ऑफ 1 into 1 plus 1 है ना, 1 plus 2 बोर मैग्नेट्रॉन से चिपका के रहो, ठीक है? अब ये तो कितना आ गया, रूट 2 आ गया कि नहीं बोर मैग्नेट्रॉन, इसको सॉल्व कर लेना, रूट 3 आ गया है ना, तो इसको 1.732 कुछ आता देख लो, ठीक है ना? तो आ गया, तो आपने सॉल्व कर लिया, तो इस देयरफॉर ये सारे चीजें हमने प्रूव कर दी, नोट करो, ठीक है? नोट करो। तो ये थ्योरी समझ गए क्या अभी एमओटी, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? इसको प्रैक्टिस करना फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।